उधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और ईरान की सेना के टॉप कमांडरों को मार गिराने के लिए अमेरिका और इजरायल ने महीनों तक इंतजार किया। दावा यह भी किया गया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के जासूसों ने खामनेई और ईरान की सेना के अधिकारियों की हजारों घंटों तक जासूसी की थी। उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि खामनेई और ईरान की सेना के कमांडर कब और कहां एक साथ बैठक करेंगे। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों ने दावा किया कि CIA के जासूस कई महीनों से खामनेई को ट्रैक करने में जुटे थे। उनके घरों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। दावा किया गया पिछले साल जून में इजरायल और अमेरिका के हमले से बचने के बाद खामनेई की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक खामनेई जमीन के अंदर बनाए गए एक ऐसे बंकर में रहते थे जहां तक पहुंचने में लिफ्ट को 5 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता था। मतलब खामनेई का बंकर जमीन के काफी नीचे मौजूद था और इसी वजह से उन्हें मार गिराना अमेरिका और इजरायल के लिए कोई आसान काम नहीं था। लेकिन दोनों ने यह तय कर रखा था कि वो किसी भी सूरत में खामनेई को नहीं छोड़ने वाले। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA के जासूसों ने कई महीनों तक उनकी जासूसी की। कई महीनों की जासूसी के बाद यह पता चला कि खामनेई तेहरान में 28 फरवरी को एक गुप्त बैठक में शामिल होंगे। CIA को इस बात की भी जानकारी मिली कि उस बैठक में ईरान की सेना के टॉप कमांडर भी मौजूद रहेंगे। मतलब इजरायल और अमेरिका को खामनेई के साथ उनके भरोसेमंद लोगों को एक झटके में मार गिराने के लिए जिस मौके की तलाश थी वो उन्हें 28 फरवरी को मिल गया। दावा किया गया कि तेहरान में होने वाली खामनेई की बैठक की जानकारी तुरंत CIA के जासूसों ने इजरायल के साथ साझा की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खामनेई की बैठक जमीन के अंदर मौजूद एक बंकर में होने वाली थी। दावा किया गया इसी वजह से इजरायली सेना ने हमला करने के लिए अपनी ताकतवर मिसाइलें तैयार की। सूत्र बताते हैं कि हमले के लिए इजरायल ने रात होने का इंतजार नहीं किया बल्कि उसने तुरंत हमले का आदेश दे दिया। दिन के उजाले में 28 फरवरी को सुबह के वक्त इजरायल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में उस जगह पर हमले शुरू किए जहां खामनेई बैठक कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट ने आसमान से 30 से ज्यादा मिसाइलें गिराई थीं ताकि खामनेई और उस बैठक में शामिल ईरान की सेना के टॉप कमांडरों के बचने की कोई गुंजाइश न रहे। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि इजरायली सेना के उस हमले में न सिर्फ खामनेई मारे गए बल्कि ईरान की सेना के कई बड़े अधिकारी भी एक झटके में खत्म हो गए। इजरायल के हमले में जिन लोगों की मौत हुई उनमें ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे और वहां की डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी शामिल हैं। उनके अलावा ईरान की सेना की ब्रांच IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर और ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मूसवी भी हमले में मारे गए थे। इजरायल की सेना की तरफ से दावा किया गया कि उसके हमले में ईरान के मिलिट्री ब्यूरो के प्रमुख और वहां के खुफिया विभाग के प्रमुख के साथ ईरान के आधुनिक हथियारों के प्रोग्राम हेड भी मारे गए। और तो और इजरायली हमले में खामनेई की बेटी, दामाद और उनके पोते की भी जान चली गई। मतलब इजरायल ने एक झटके में ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, उनके परिवार और ईरान की सेना के टॉप कमांडरों को मिट्टी में मिला दिया था। सूत्र बताते हैं खामनेई और उनके लोगों को इस बात की जरा भी आशंका नहीं थी कि उन पर दिन में हमला हो सकता है, क्योंकि पिछले साल जून में इजरायल और अमेरिका ने रात के अंधेरे में ही ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। उससे पहले अक्टूबर 2024 में भी इजरायल ने आधी रात के बाद ईरान पर हमला किया था। लेकिन इस बार इजरायल और अमेरिका ने पूरी रणनीति ही बदल दी। शनिवार की सुबह खामनेई के ठिकाने पर बमबारी की गई। सुबह यहूदी समुदाय के लोगों के लिए शनिवार को शबात का दिन कहा जाता है। इजरायल में यह दिन आराम का दिन होता है। सूत्रों ने दावा किया कि इसी वजह से ईरान को यह उम्मीद नहीं थी कि इजरायल शनिवार के दिन हमला करेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खामनेई की सुरक्षा को देखते हुए जानबूझकर शनिवार के दिन को बैठक के लिए चुना गया था। इसी बात का फायदा इजरायल ने उठाया और तेहरान पर मिसाइलों की बारिश कर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मौत की नींद सुला दी। इधर जंग के बीच दावा किया गया कि अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमले के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की भी मदद ली। बताया गया कि अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर पर निशाना साधने के लिए अमेरिकी AI कंपनी एंथ्रोपिक के खास AI टूल क्लॉड का इस्तेमाल किया था और इसकी मदद से आयतुल्लाह अली खामनेई का खात्मा कर दिया। बताया गया कि अमेरिकी सेना ने खामनेई की लोकेशन तक पहुंचने में इसी AI टूल की मदद ली थी और उसके बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर पर सटीक हमला किया था। दावा किया गया कि इस टूल ने
अमेरिकी सेना को टारगेट सेट करने में मदद की। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना के पास ऐसी सैकड़ों लोकेशन थी जहां खामनेई की मौजूदगी की आशंका जताई गई। ऐसे में अमेरिकी सेना ने खामनेई की सटीक लोकेशन पता लगाने के लिए क्लॉड की मदद ली और इसी की मदद से ईरान की सेना पर भी निगरानी रखी गई। इसके अलावा इस एआई मॉडल की मदद से यह रणनीति भी बना ली गई कि अगर ईरान की सेना जवाबी हमला करती है तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को कैसे काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि क्लॉड एआई ने हमले के बाद भी अहम भूमिका निभाई। अमेरिकी सेना ने इस टूल की मदद से ईरान में की गई एयर स्ट्राइक से हुए नुकसान का भी आकलन किया ताकि दोबारा कार्रवाई की जरूरत हो तो उसके लिए जल्दी तैयारी की जा सके। और यह सब तब हुआ जब हमले से कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्लॉड एआई को बैन करने का ऐलान किया था। खबर है कि बैन से कुछ दिन पहले अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में एक अहम बैठक हुई थी जिसमें अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमेडे को खास बातचीत के लिए बुलाया गया था। पेंटागन की तरफ से क्लॉड मॉडल को बिना किसी शर्त के सैन्य उपयोग में लाए जाने की मांग की गई। हालांकि एंथ्रोपिक के सीईओ ने इस मांग को खारिज कर दिया था। पूरी दुनिया के सामने इस क्लॉड एआई के सैन्य उपयोग की शर्तों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई बैठक बताया गया था। बैठक के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इस बैठक के असफल होने का भी दावा कर दिया, लेकिन माना जा रहा है कि वो बैठक सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए की गई थी। दावा किया गया कि उस बैठक के दौरान ही ईरान पर एआई की मदद से हमले की रणनीति तैयार की गई। इस हमले में उसी एआई मॉडल का इस्तेमाल किया गया जिस पर ट्रंप ने रोक लगाने का आदेश दिया था और इसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। उधर अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों और बड़े बड़े जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। यह समुद्री गलियारा काफी अहम माना जाता है क्योंकि दुनिया भर में तेल का जितना भी व्यापार होता है उसका 20% से ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है और इस वजह से ईरान के वहां हमला करने के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गईं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजर रहे तेल से भरे जहाजों को निशाना बनाकर इस समस्या को और बढ़ा दिया। उसने उस इलाके में कुछ जहाजों पर हमला कर दिया। ईरान के हमले के बाद एक जहाज से आग की भीषण लपटें उठनी शुरू हो गईं। कैप्टन साहब हो यार, कैप्टन चीफ इंजीनियर। भयंकर हमले में उस जहाज को इतना नुकसान पहुंचा कि वो कुछ ही देर में समंदर में डूब गया। हालांकि यह जानकारी नहीं मिल सकी कि इस घटना में कितने लोग मारे गए और वो जहाज किस देश का था, लेकिन ईरान ने इसी तरह कई दूसरे जहाजों को भी अपना निशाना बनाया। उसकी सेना ने पहले ही धमकी दे दी थी कि वो दूसरे देशों और खासकर अमेरिका और इजराइल के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरने की इजाजत नहीं देगी। यही नहीं, ईरान के समर्थक माने जाने वाले यमन के हूथी विद्रोहियों ने उसका साथ देते हुए बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने धमकी दी कि वो अमेरिका और इजराइल के जहाजों को लाल सागर से गुजरने नहीं देंगे। यमन के हूथी लड़ाके लाल सागर में पड़ने वाली अदन की खाड़ी में आए दिन लूटपाट और हमलों को अंजाम देते हैं। अदन की खाड़ी का रास्ता यूरोप और एशिया को जोड़ता है, जिससे अमेरिका समेत कई देशों के जहाज गुजरते हैं और माना जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला कर ईरान वहां दहशत का माहौल बनाना चाहता है। आशंका जताई गई कि ईरान की मंशा इस समुद्री गलियारे को पूरी तरह से रोक देने की है। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। ईरान के हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए कई इंश्योरेंस कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। युद्ध के बड़े खतरे को देखते हुए उन्होंने इंश्योरेंस का कवर देने से ही इनकार कर दिया। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि अगर ऐसे हालात में तेल से भरे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरे तो उन्हें इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलेगा, जबकि तेल से भरे समुद्री जहाजों के लिए इंश्योरेंस करवाना बेहद जरूरी है ताकि अगर जहाज में आग लग जाए, धमाका हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो उसके नुकसान की भरपाई हो सके। इसके तहत जहाज से भरे कच्चे तेल का बीमा होता है ताकि नुकसान की स्थिति में मुआवजा मिल सके। लेकिन तेल से भरे जहाजों पर ईरान के हमलों के बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने इस बात का दबाव बनाना शुरू कर दिया कि जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते न निकाला जाए। उन्होंने सलाह दी कि भीषण जंग को देखते हुए जहाजों को सुएज नहर के रास्ते निकाला जाए। लाल सागर का उत्तरी छोर सुएज नहर से मिलता है, जो समुद्र के रास्ते एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया आने जाने का शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन वो रास्ता काफी लंबा हो जाता है। ऐसे में आशंका जताई गई कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे
सुधरे तो तेल से भरे जहाजों को दूसरे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा, यानी उनका खर्च बढ़ जाएगा, फिर उसकी वजह से तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच सकती हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले और फिर ईरान के जवाबी हमले के बाद कई जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूरी बनानी शुरू कर दी।